ये लड़की सोशल मीडिया पर रील बनाती थी और रील बनाते बनाते एक लड़के के संपर्क में आती है, उससे दोस्ती करती है, प्रेम होता है, एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और एक दिन ऐसा आ जाता है कि जब यही लड़की अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को किनारे लगा देती है। तो कौन है ये लड़की और मेरठ के मुस्कान के बाद क्या है इसकी पूरी कहानी और इस लड़की को अपने ही पति की हत्या करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? तो चलिए इस वीडियो में तफसील से जानते हैं। दरअसल इस लड़की का नाम रवीना है और ये हरियाणा के भिवानी में पुराना बस स्टेशन के पास गुजरोवाणी ढाणी में अपने ससुराल में रहा करती थी। और आज से करीब 8 साल पहले साल 2017 में रवीना की शादी परवीन नाम के एक नौजवान से हुई थी। रवीना का पति प्रवीण एक ऑटो ड्राइवर था और कोई ख़ास पढ़ा लिखा नहीं था। शक्ल सूरत के एतबार से भी अगर देखें तो रवीना के मुकाबले में कोई ख़ास अच्छा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ रवीना एक खूबसूरत लड़की थी और उसके साथ साथ वो इंटर तक पढ़ी भी थी। उसने आईटीआई कर रखा था और वो सिलाई वगैरह करना जानती थी। यानी कि एक ऐसी लड़की थी जो खूबसूरत होने के साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर पैसे का रास्ता भी तलाश कर सकती थी। और यही खूबसूरती और इसी पैसा कमाने की ललक ने इस लड़की को अपने ही पति का हत्यारा बना दिया। हुआ कुछ यूं कि रवीना का पति परवीन ऑटो चलाने के लिए घर से बाहर रहा करता था और इधर रवीना राव अकेले घर में रहकर बोर हुआ करती थी। हालांकि उसका एक 6 साल का बेटा भी है, लेकिन फिर भी वो तन्हाई का एहसास किया करती थी। तभी साल 2024 के शुरू में जनवरी के महीने में किसी ने रवीना को बताया कि तुम इतनी खूबसूरत हो, अच्छा एक्टिंग कर लेती हो और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अगर तुम सोशल मीडिया पर एक्टिंग करोगी, अकाउंट बना करके किसी गाने पर लिपसिंग करोगी, वीडियो बनाओगी, तो इससे तुम्हें पैसे मिलेंगे। बस ये बात रवीना को समझ में आ गई। उसने एक दिन इंस्टाग्राम पर अपना एक अकाउंट बनाया और वहाँ पर मोबाइल से छोटे छोटे रील बनाने लगी। और जब उसने अपने पति को बताया कि मैंने इंस्टाग्राम पर रील बनाना शुरू कर दिया है, तो उसके पति प्रवीण ने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम घर में अकेली रहती हो, बोर हो जाती होगी, तो रील बनाकर अपना दिल बहला लिया करो, कोई बात नहीं, जो तुमको अच्छा लगे वो कर लो। यानी कि रवीना को उसके पति प्रवीण की तरफ से रील बनाने की इजाज़त आधिकारिक तौर पर मिल चुकी थी और वो रील बनाती, अपलोड करती और इस तरह अपने ससुराल में अपने बेटे के साथ रह रही थी। तभी धीरे धीरे क्या देखती है कि वो जो रील डाला करती थी उस पर रीच बढ़ने लगी और रीच कुछ इस तरीके से बढ़ने लगी कि कई सारी रील्स तो हज़ारों तक पहुंचने लगी और फिर यह सिलसिला धीरे धीरे लाखों तक पहुंच गया और उसके फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे। और जब फॉलोअर्स बढ़ने लगे तो और भी उसको दिलचस्पी होने लगी रील बनाने में। और इस दौरान कुछ लोगों ने रवीना को कमेंट भी करना शुरू कर दिया और रवीना के रील बनाने का जो अंदाज था वो कुछ इस तरीके से था कि उसके रील पर कुछ ऐसे लोगों के कमेंट्स आने की शुरुआत हो गई जो काफ़ी हद तक अश्लील हुआ करते थे। और जब ये सिलसिला बढ़ने लगा तो रवीना के पति प्रवीण से उसके कुछ दोस्तों और जानने वालों ने आकर कहना शुरू किया कि तुम्हारी पत्नी जो रील बनाती है उस पर लोग गलत कमेंट करते हैं। लोग कहते हैं कि क्या तुम्हारी बीवी नचनिया हो गई है, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। इतना सुनकर प्रवीण को बुरा लगता है और एक दिन प्रवीण ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि जो तुम रील बनाती हो और लोग उस पर बुरा भला कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तुम ये सब कुछ छोड़ दो और कुछ ठीक ठाक काम करो। तुम्हें सिलाई भी आती है, क्यों ना उसी को आगे बढ़ाओ और उसी से पैसे कमाओ। लेकिन परवीन को कौन बताए कि शेर के मुंह को खून लग चुका था और उसके छोड़ने का अब कोई सवाल ही नहीं। और वो भी रवीना के वीडियो अब लाखों में जाने लगे थे। उसने यूट्यूब पर भी चैनल बना लिया था और जो वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड करती वो यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया करती थी और इससे उसको ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट होने लगा था। तो जब परवीन ने रवीना को रील बनाने से मना किया तो ये सुनकर रवीना का माथा खराब हो गया और उसने पहले तो प्यार से अपने पति को अपने पाले में लाने की कोशिश की, लेकिन जब परवीन नहीं माना तो दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और आखिरकार रवीना ने ससुराल से मैके जाकर रील बनाना जारी रखा। इस बीच परवीन जाकर उसको मैके से ससुराल लेकर आ जाता है, लेकिन फिर इसी बात पर लड़ाई हो जाती है कि रवीना को रील बनाना ही है, जबकि परवीन को रवीना का रील बनाना अब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। आखिरकार एक दिन परवीन ने साफ साफ कह दिया कि तुम्हें रील नहीं बनाना है। ये सुनकर रवीना रील बनाना बंद तो कर देती है, लेकिन यहीं से उसके दिमाग में कुछ दूसरी कहानी चलने लगती है। और इस दौरान जब रवीना के अकाउंट पर रील आने बंद हो गए थे तो वहीं हिसार हांसी के अंतर्गत प्रेम नगर का रहने वाला एक नौजवान जिसका नाम सुरेश था और वो भी सोशल मीडिया पर वीडियो वगैरह शूट किया करता था और वो रवीना को जानता भी था क्योंकि रवीना और सुरेश दोनों इससे पहले एक दूसरे के साथ मिलकर रील बनाया करते थे। तो जब कई सारे दिन रवीना का रील नहीं अपलोड हुआ तो उसने रवीना को फ़ोन किया और उससे पूछा कि तुम वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही हो। इस पर रवीना सारी बात सुरेश को बता देती है और उसके बाद सुरेश जो कि शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन वो रवीना को हिम्मत दिलाता है और कहता है कि तुम टेंशन ना लो, हम लोग वीडियो बनाएंगे और मिलकर बनाएंगे और अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा। अब रवीना को सुरेश की तरफ से सहारा मिलता है। तो इस तरह रवीना अपने पति प्रवीण की परवाह किए बिना अब सुरेश के साथ मिल करके वो वीडियो शूट करने लगती है और प्रवीण को छोड़ देती है।
इस दौरान रवीना और सुरेश दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और दोनों में प्यार पनपने लगता है, क्योंकि इधर रवीना की शादीशुदा ज़िंदगी में भंग पड़ चुका था और उधर सुरेश भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से कोई ख़ास खुश नहीं था और दोनों की हालत चूँकि एक जैसी थी, तो इसी वजह से दोनों जल्द ही एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। यहाँ तक कि रवीना और सुरेश के बीच नाजायज़ संबंध भी बनते हैं और धीरे धीरे दोनों के मिलने मिलाने का सिलसिला ये बढ़ने लगता है। और एक दिन परवीन अचानक घर आ चुका होता है और दोनों को यानी रवीना और सुरेश को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है, यानी कि रवीना सुरेश को अपने घर बुलाया करती थी। तो इस तरह रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद परवीन और रवीना के बीच जमकर लड़ाई होती है, लेकिन रवीना के सर पर सुरेश के इश्क का खुमार चढ़ चुका था और वो सुरेश से अलग होने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। और अब रवीना अपने पति से अलग होने की कोशिशें करने लगती है, लेकिन उसे पता था कि इस तरह बिना तलाक के अलग नहीं हो सकते। तो अलग होने का एक ही रास्ता उसको समझ में आता है और वो रास्ता कुछ यूँ है कि क्यों ना परवीन को ही रास्ते से हटा दिया जाए। और जब ये बात सुरेश को वो बताती है तो सुरेश को लगता है कि ये अच्छा आइडिया है और इस तरह वो बिना रोक टोक के रवीना के साथ टाइम पास कर पाएगा, उससे मिल पाएगा और उसके साथ समय गुजारेगा। ये सोचकर वो रवीना की हाँ में हाँ मिला देता है और दोनों परवीन को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगते हैं। तभी तारीख आती है 23 मार्च 2025 की, जब रवीना अपने ससुराल में थी और उसका पति परवीन शाम को घर आता है और उसी दिन करीब 20 दिन के बाद रवीना अपने मायके से ससुराल आई हुई थी और उस दिन दोनों के बीच खूब कहासुनी होती है। लेकिन उसके 2 दिन के बाद 25 मार्च को जब शाम को घर आता है तो पहले ही से प्लान बनाए बैठी पत्नी रवीना अपने प्रेमी सुरेश को बुला लेती है फ़ोन करके। और प्रवीण का 2 मंजिला मकान था, नीचे उसके छोटे भाई की पत्नी रहा करती थी और ऊपर के मंजिल पर परवीन रहा करता था और ऊपर जाने के लिए बाहर से ही जीना था। और उस रात रवीना की देवरानी बिल्कुल भी इस बात से अनजान थी कि आज उसके जेठ की आखिरी रात है और उसकी जेठानी ने हत्या का प्लान तैयार कर रखा है। तो खैर रात होती है और परवीन सो जाता है और उधर रवीना अपने प्लान के मुताबिक तैयार बैठी हुई थी। उसने सुरेश को फ़ोन कर रखा था। सुरेश बाइक से आ जाता है और बाहर के रास्ते से ऊपर के मंजिल पर चढ़ जाता है और जैसे ही परवीन को किसी के आने की आहट महसूस होती है, उसकी नींद खुल जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो उठ पाता, पहले ही से तैयार बैठी उसकी पत्नी रवीना ने दुपट्टे की चुंडी से ऐसे एक फंदा बना रखा था और तुरंत वो फंदा परवीन के गले में डालकर खींच देती है और इतने में सुरेश आकर परवीन को ज़ोर से पकड़ लेता है और दोनों मिलकर परवीन की बड़ी ही बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। अब जब परवीन की हत्या हो जाती है तो उसके बाद रवीना और सुरेश उसी कमरे में परवीन की एक तरफ लाश रखी हुई है और दोनों संबंध बनाते हैं और आपस में सोचने लगते हैं कि इस लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। आखिरकार जब सब लोग सो जाते हैं तो 12:30 बजे के आसपास सुरेश और रवीना मिलकर परवीन की लाश को एक चादर में लपेटते हैं, उसकी लाश को नीचे लेकर जाते हैं। सुरेश बाइक पर बैठता है, रवीना पीछे बैठती है और बीच में वो परवीन की लाश को लेकर बैठ जाती है और वहाँ से करीब 6 किलोमीटर दूर एक नाले में ले जाकर ये दोनों लोग परवीन की लाश को फेंक देते हैं और उसकी लाश पर कुछ घास फूस डाल करके वापस आ जाते हैं। और उन्हें ये लगता है कि धीरे धीरे ये लाश पानी में रहकर सड़ जाएगी और पता ही नहीं चल पाएगा कि परवीन की लाश कहाँ है, परवीन कहाँ चला गया और उसको गुमशुदा घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन तभी 28 मार्च को कुछ लोग उधर से गुजर रहे होते हैं, राहगीर होते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि यहाँ से कुछ बदबू आ रही है और पास जाकर जब देखते हैं तो उन्हें एक हाथ नज़र आता है। ये देखकर वो पुलिस को सूचित करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। साथ ही अगली सुबह जब अखबार में इसकी खबर छपती है तो इसके बारे में प्रवीण के घर वालों को पता चलता है और वो लोग भिवानी सदर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां जाकर लाश की शनाख्त कर लेते हैं और परवीन के हाथ में चूंकि उसके नाम का ही टैटू बना हुआ था, तो जब उसकी शनाख्त हो जाती है उसी टैटू के हवाले से और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है जिसमें ये पता चल जाता है कि परवीन की मौत गला घोंटने से हुई है। अब उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है और जानने की कोशिश करती है कि परवीन की हत्या कब हुई, किसने की और कैसे की। तो इस तरह की कंडीशन में सबसे पहले पुलिस का जो शक जाता है वो पत्नी की तरफ जाता है। अगर पत्नी की हत्या हुई है तो पति की तरफ और पति की हत्या हुई है तो पत्नी की तरफ जाता है। तो स्वाभाविक तौर पर इस केस में भी पुलिस का जो शक गया वो रवीना की तरफ गया। लेकिन चूंकि रवीना रो रही थी, परेशान थी, वो खुद ही एक तरीके से एक्टिंग कर रही थी, ऐसा आप समझ लीजिए। तो इसी वजह से पुलिस को ये लग रहा था कि अभी इसके साथ कैसे पूछताछ की जाए, तो इसी वजह से पुलिस ने उसको अभी छोड़े रखा था। तो पुलिस पहले अपने पूरे एविडेंस को इकट्ठा करने की कोशिश करती है और चारों तरफ जो भी सीसीटीवी उस रोड पर लगे हुए थे सबको खंगालती है। तभी पुलिस को 26 मार्च की तारीख में रात को 12:52 पर
एक मोटरसाइकिल नज़र आती है जिसमें एक व्यक्ति हेलमेट लगाए हुए है और उसके पीछे एक महिला बैठी हुई है और वो अपने आगे कुछ भारी भरकम बहुत बड़ी चीज़ रखे हुए है। और उसके बाद पुलिस ने अलग अलग लोकेशन की सीसीटीवी फुटेज निकाल कर उसको क्लैप किया। तो पुलिस को समझ आ गया कि ये कौन है जिसने परवीन की हत्या की है। उसके बाद पुलिस पहले तो रवीना को हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है और उसके बाद सुरेश को भी उठा लेती है और थोड़ी ही देर में दोनों तोते की तरह पूरी कहानी रट देते हैं। हालांकि पहले तो इनकार कर रहे होते हैं, लेकिन जब पुलिस अपने हिसाब से पूछने की कोशिश करती है तो पूरी कहानी समझ में आ जाती है। और हत्या की जब पूरी कहानी खुलकर सामने आती है तो कुछ यूँ आती है कि एक पत्नी जिसने शुरू में टाइम पास करने और दिल बहलाने के लिए वीडियो बनाना शुरू किया था और जब उसका चस्का लग गया तो पति ने रोकना टोकना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और इसी वजह से पत्नी ने सुरेश के साथ मिल करके अपने पति परवीन की हत्या कर दी। इस पर मुझे एक कथन याद आ रहा है, हमने कभी पढ़ा था कि शेख सादी नाम के एक पर्शियन विद्वान गुजरे हैं। उन्होंने कहा था कि सांप के बच्चे को शुरू ही में मार देना चाहिए, वरना बड़ा हो जाएगा तो ज़रूर डस लेगा। और इस कहानी में हमें यही लग रहा है। शुरू में परवीन ने रील बनाने की इजाज़त दे दी थी और जब रील का नशा चढ़ गया तो उसको उतारने की कोशिश करने लगा। तब तक वो रील का लंबा सफ़र तय कर चुकी थी और उस दौरान वो अपने दिल के दरवाजे किसी और के लिए खोल चुकी थी। और जब एक व्यक्ति दाखिल हुआ तो दूसरे को बाहर करना ही था और उसको बाहर करने का उसे एक ही रास्ता समझ आया और उस रास्ते ने इन दोनों को हत्यारा बना दिया। और इस तरह रील बनाने के चक्कर में 3 जिंदगियां तबाह हो गई। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताइए। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की दूसरी कहानियाँ भी आपको मिलती रहें। आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं, जो भी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, क्योंकि हमें इससे समझ में आता है कि हमारी ऑडियंस हमसे क्या चाहती है।